और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार एंडोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इस कैमरे का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के भीतरी हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के जरिए ही पहली बार दिखा था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं। यानी सुरंग में जिंदगी और मौत से जूझ रहे 41 मजदूरों तक पहली बार कोई उपकरण पहुंचा था। पहाड़ को चीरते हुए जब एंडोस्कोप कैमरा उन मजदूरों तक पहुंचाया गया था, तब जाकर उनकी ये उम्मीद बढ़ गई थी कि जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। इस छोटे से कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं, क्योंकि उससे पहले तक सब लोग उनके सुरक्षित होने का सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन एंडोस्कोप कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि वहां फंसे मजदूरों की हालत कैसी है। यही नहीं, उसी कैमरे के जरिए मजदूरों से बात भी संभव हुई। एंडोस्कोप कैमरा सबसे आधुनिक मेडिकल उपकरणों में एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल इंसान के शरीर के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इस कैमरे के इस्तेमाल से शरीर के जोड़ों और दूसरे छोटे अंगों के अंदर देखकर इलाज किया जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने आपात स्थिति में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए न सिर्फ प्लान बी बल्कि प्लान सी भी तैयार कर रखा। ये योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि सरकार ने हर हाल में सभी मजदूरों को बचाने का भरोसा दिया था, जिसके लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ गया था। कभी मशीन खराब हो गई थी तो कभी ड्रिलिंग के दौरान सरिया सामने आ गया, क्योंकि कुछ रोज पहले मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की भी खबर आई थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा था। अधिकारियों के मुताबिक प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिल यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी की गई थी। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग करीब 86 मीटर की होने वाली थी। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही थी। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके थे। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज करने की योजना थी। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका ऑगर ड्रिलिंग मशीन यानी जमीन से खुदाई करने वाली मशीन ने निभाई, क्योंकि जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे थे वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसी वजह से मजदूरों को बचाने के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से मंगवाया गया था, जो पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने की ताकत रखती है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन 2 तरह से काम करती है। जमीन में सीधा छेद करना हो तो वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार को भेदना हो तब इंजीनियर हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लेकर आते हैं। इस मशीन में आगे छेद करने वाली हैमर रॉड यानी एक तरह का हथौड़ा लगा होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करती है। वहां से निकलने वाली मिट्टी आगे नहीं गिरती, बल्कि पेचकस जैसी घुमावदार ड्रिलिंग मशीन मिट्टी को पाइप के अंदर खींचकर उसे पीछे की तरफ निकालती रहती है। यानी जमीन में छेद करने के लिए पुरानी तकनीक की तरह गड्ढा खोदना नहीं पड़ता। आसान शब्दों में कहें तो ये पहले हथौड़े से चोट करते हुए गड्ढा खोदती है और फिर उसके बाद ड्रिल करती है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के सामने मजदूरों तक पाइप पहुंचाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके रास्ते में मलबे का ढेर था। ऐसे में मलबे के आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे यह पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छिपा है। क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिया और स्टील के पाइप आ रहे थे, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे या अंदर मौजूद धातु, पाइप या दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है, एक्सरे की तरह। इसी वजह से मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से रेस्क्यू टीम को यह जानकारी मिली थी कि मलबे में कितनी दूरी पर क्या छिपा है। और तो और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी की थी।
और उन्हें सुरंग से जल्द निकालने का भरोसा दिया था। अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी पानी के अंदर बातचीत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल एसडीआरएफ काफी पहले से ही कर रही है, लेकिन खबर है कि सुरंग के अंदर इस सिस्टम का इस्तेमाल कुछ बदलावों के बाद ही किया गया था। एसडीआरएफ इस तकनीक का इस्तेमाल नदी, तालाब और दूसरी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करती है। ये सिस्टम इतना मजबूत होता है कि जब रेस्क्यू टीम पानी के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम देती है तो इसमें हल्की सी भी आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है। और इसके जरिए ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों से बातचीत की थी। हालांकि एसडीआरएफ ने इस सिस्टम में कुछ बदलाव करने के बाद ही सुरंग में मजदूरों तक भेजा था। और सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का भी प्लान तैयार किया था। माना जा रहा है कि इसके जरिए सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों पर दिन रात नजर रखने की योजना थी, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम मुश्किल होता जा रहा था। मजदूरों को बचाने के सभी उपाय अंतिम वक्त में फेल हो रहे थे। ऐसे में सुरंग में कई दिनों से फंसे मजदूरों की हिम्मत भी टूटने लगी थी। इस बीच ये खबर सामने आई कि उन मजदूरों पर दिन रात नजर रखने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने वाला सॉफ्टवेयर यानी एआई अपने आप सोचकर और उसके अनुसार फैसले लेने की क्षमता रखता है। इस तकनीक की मदद से मजदूरों के बर्ताव पर नजर रखने की तैयारी थी, ताकि कोई भी मजदूर अगर मानसिक तौर पर कमजोर दिखे तो एआई की मदद से उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को मिल सके। क्योंकि इस ऑपरेशन में सबसे जरूरी था मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि जरा सी चूक 17 दिन से उस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम और सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की, जिसका असर यह हुआ कि इस काम में लगी रेस्क्यू टीम को कामयाबी की किरण दिखने में 17 दिन का लंबा वक्त लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम टीमों की कोशिश यही थी कि टनल में फंसे सभी मजदूर महफूज भी रहें और तंदुरुस्त भी रहें। यही वजह रही कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। यहाँ तक कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए विदेशों से मशीनें और एक्सपर्ट बुलाए गए ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि पहाड़ में ड्रिलिंग के दौरान अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो मजदूरों की जान पर बनाती। जानकारों की माने तो उत्तरकाशी में पहाड़ का ज्यादातर हिस्सा भुरभुरा है, यानी ऐसा है जहां जरा सी खुदाई या कोई तोड़फोड़ चट्टानों के खिसकने की वजह बन सकती है। मतलब ये कि जल्दबाजी में या गैर पेशेवर अंदाज में उठाया गया कोई भी कदम टनल में पहाड़ खिसकने की वजह बन सकता था, और ऐसा होने पर मजदूरों की जान बचाना नामुमकिन सा हो सकता था। इसलिए उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने न तो मशीनों में बार बार खराबी आने के बाद धैर्य खोया और न ही खराब मौसम को देखकर उनके हौसले ने जवाब दिया। तकनीकी खामियों के कारण मिशन लंबा होता गया, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हर कदम सोच समझ कर उठाया। और इस दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि मजदूरों की जान पर खतरा न मंडराए। मतलब सुरंग खोदने में तो सावधानी बरतनी थी, साथ ही सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों की जान भी बचानी थी। और इसके लिए रेस्क्यू टीम में जुटी टीमों ने दिन रात एक कर दिए थे। उस टनल में 41 मजदूर 17 दिन से फंसे थे, जिनके सामने सबसे बड़ा संकट खाने पीने का था, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने एक पाइप को सुरंग में मजदूरों तक पहुंचाया और इसके जरिए उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने या देखने में लग रहा है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। उस पाइप को मलबे के बीच से मजदूरों तक पहुंचाया गया और फिर प्लास्टिक की बोतलों में दाल, चावल और खिचड़ी भिजवाई गई। इसके अलावा मजदूरों तक दवाइयां भी पहुंचाई गई, क्योंकि आशंका ये थी कि उन मजदूरों तक कई दिनों से धूप न पहुंचने की वजह से उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए उन तक विटामिन डी की गोलियां पहुंचाई गई। इसके अलावा उन्हें डिप्रेशन कम करने वाली गोलियां भी दी गई, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लंबा खिंचने की वजह से उनका मनोबल न टूटे। लेकिन इस दौरान एक बड़ा चैलेंज यह भी था कि कई दिनों से टनल में फंसे मजदूरों की मानसिक स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि वो 17 दिनों से उस सुरंग में अटके हुए थे और वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गए थे, और यही उनकी मानसिक स्थिति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए रेस्क्यू में जुटी टीमों ने सबसे पहले इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उन मजदूरों से संपर्क न टूटे, और साथ ही वहां मौजूद अधिकारी लगातार ये कोशिश करते रहे कि उनके दिमाग में किसी भी तरह का डर घर न कर पाए। एसडीआरएफ की टीम ने जब पहली बार मजदूरों के साथ बात करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया तो मजदूरों से अधिकारियों ने भोजपुरी में बात की।
परेशान मत होगी है, बहुत लोग बात करेंगे तो क्या खाते आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। सुरंग में बैठे मजदूरों के पास न तो कोई फोन था न करने को कोई काम। उनके लिए ये खाली वक्त कई मनोवैज्ञानिक बीमारियों की वजह बन सकता था। इसीलिए मजदूरों तक ताश, लूडो और शतरंज जैसे खेल पहुंचाने की योजना बनाई गई, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि सुरंग में बिताए समय का असर मजदूरों के दिमाग पर लंबे वक्त तक रह सकता है। साथ ही डर ये भी था कि उन्हें सांस लेने के साथ ही घबराहट और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीम में शामिल डॉक्टरों ने इसका तोड़ निकालने के लिए उनसे लगातार बातचीत जारी रखी।